हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन सीक्रेट बिलियनियर का पार्ट 9 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइन के बातें सुनकर तैयांग के दिमाग ने जैसा काम करना ही बंद कर दिया। इधर जेके वाइन की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? तैयांग मेरा हस्बैंड है। जवाब में वाइन ने तैयांग के चेहरे की तरफ देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसी के साथ जेके भी हंसने लगी। तैयांग ये देखकर अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, क्या मजाक है ये जेके? क्या हो रहा है यहाँ? जवाब में जेके ने अपने हंसी पर काबू पाते हुए कहा, सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल वाइन मेरे दोस्त है। उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो इस पर फिसल ना जाए, तो मैंने उसे तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट कर लिया, मगर ये फेल हो गई। प्राउड ऑफ यू तैयांग। इस पर तैयांग बोला, तुम दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी वाइन मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आप चाहे तो मैं आपकी हस्बैंड बन सकती हूँ। तैयांग ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। तभी वाइन का मोबाइल बजने लगा और उसने फिर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वाइन ने जेके से कहा, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना होगा जेके। इस पर जेके ने कहा, क्या वाइन, आज मैंने तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। जवाब में वाइन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मगर टाइम मिला तो फिर मिलेंगे। अब मैं चलती हूँ, बाय जेके, बाय तैयांग। इतना कहकर वाइन वहाँ से निकल गई। इधर जियोन विला के बाहर सुगा अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। पिछले 6 घंटे से सुगा उसी ही पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? तभी दरवाज़ा खुला और जियोन काई एक कामयाबी भरी मुस्कान के साथ बाहर आए और सुगा खड़ा हो गया। अपने पापा से सवाल करते हुए बोला, क्या दादाजी ने मुझे माफ़ कर दिया है? जियोन काई ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैंने तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। तुम्हें अपने दादाजी का लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब पापा ने कहा कि वो जेके की इंजीनियर टीम वापस करना चाहते थे, तो तुम्हें उनके एगेंस्ट नहीं जाना था। वो हमारे फैमिली के हेड है और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तुम्हें भी उनकी और उनकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर सुगा ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मैं ख्याल रखूँगा अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सुगा ने बहुत ही ईमानदारी से माफ़ी मांगी। फिर जियोन काई ने कहा, सुगा, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो, बस एक बात ध्यान रखना, कल सुबह तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उनसे मिलने जाना है। सुगा अपने पापा की कही बातों के पीछे का मतलब समझ गया। दूसरी तरफ जेके और तैयांग के घर में जेके को अकेले अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार तैयांग के बारे में सोच रही थी। कुछ सोचकर वो तैयांग के कमरे की तरफ बढ़ गई। तैयांग ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने जेके खड़ी थी। जेके ने एक नॉर्मल से नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। पिंक कलर की बनी उस सिल्क की नाइट ड्रेस से जेके की कर्वी बॉडी कोई भी आसानी से देख सकता था। बिखरे बाल नाइट ड्रेस से छिपने में नाकाम खूबसूरत पैर और आंखें में कुछ हलचल देखकर तैयांग ने मुश्किल से खुद को शांत
किया और बोला, आप यहाँ, क्या आपका कुछ चाहिए है? तेयांग के किए इस सवाल को सुनते ही जेके को बोलती बंद हो गई और जवाब देने के बजाय वो इधर उधर देखने लगी। वो तो शर्म से लाल हो गई। जेके से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए जेके ने मन ही मन ने कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊँगा? हाँ, वो कह देती हूँ। जेके ने कुछ सोचा और तेयांग से बोली, मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही। जेके की बातें सुनी तो तेयांग ने जवाब में तुरंत कहा, ओह, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अपनी ये बात कहते हुए तेयांग दरवाज़ा से बाहर जा ही रहा था कि जेके ने उसे रोक लिया। रुको, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आज जेके को ही क्या हो गया था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? तेयांग ने ये सुनकर कन्फ्यूज़ हो गया। उसके कन्फ्यूज़न देखना जेके के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मतलब मैं आज यही सो जाती हूँ। तेयांग ने ये बात सुनी तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बोला, ठीक है, आप यहाँ मेरे रूम में सो जाइए और मैं आपके कमरे में चला जाता हूँ। तेयांग का जवाब जानकर जेके दंग रह गई। क्या इसे मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है? जेके ने दिल ही दिल में सवाल किया। जब वो ये सोचने में बिजी थी तब तेयांग अंदर गया और अपना ब्लैंकेट लेकर आ गया। वो बाहर जा ही रहा था कि जेके ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर तेयांग को रोकने का इशारा किया। हम साथ में नहीं सो सकते हैं क्या? जेके ने ये सवाल पूछा तो था, मगर तेयांग सुन नहीं पाया क्योंकि जेके इतनी नर्वस थी कि उसका सवाल उस तरफ सुनाई दिया मानो कोई पेशेंट मिनमिना रही थी। तेयांग ने सवालिया अंदाज में अपने अजीब हस्बैंड की तरफ देखा, मगर जेके इतना ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, रहने दो। ये सुनकर तेयांग ने जेके से मुस्कुराते हुए कहा, आप बिना वजह परेशान हो रही है जेके। एक बल्ब ठीक करने में भला क्या तकलीफ होगी? मैं बल्ब रिपेयर भी कर दूंगा और आपके रूम के काउच पर सो भी जाऊंगा। आप यहाँ आराम से सो जाइए। ये सुनने के बाद अब जेके का सब्र ख़त्म हो गया और एक बार फिर से जेके ने कमरे से बाहर जा रहे तेयांग को रोका और उससे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, रहने दो। तेयांग ने कन्फ्यूजन में उसे देखकर सवाल किया, क्या बल्ब रिपेयर नहीं करना है? जेके होपलेस अंदाज में तेयांग को नज़र अंदाज किया और अपने कमरे में वापस जाते हुए बोला, रात को लाइट की क्या ज़रूरत है भला? तुम सो जाओ। तेयांग का जवाब सुने बिना जेके ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाते हुए जाकर बेड पर लेट गई। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ। क्या ज़रूरत थी उसे तेयांग के रूम में जाने की? वैसे तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर आज ही उसे भोला बनना था। मुझे इतना एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रही है कि उसे मुंह ही तोड़ देता हूँ, जेके ने अपने आप से ही कहा। जल्द ही सुबह हो गई और वो दोनों ऑफिस निकल गई। अपनी नई बाइक पर जेके को ऑफिस छोड़ने के बाद तेयांग वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और जेके ने एक आवाज़ सुनी, अरे तेयांग, आज तुम वो फेरारी की
स्पोर्ट्स कार में क्यों नहीं आए हो? मुझे तो लगा था आपसे जेके उसी ही कार से ऑफिस आया करेगी। ये नफरत भरी आवाज़ किसी और की नहीं, जिमिन जियोन की थी। उसने अपनी बात इस अंदाज में की थी मानो वो सामने से जेके और तेयांग को इंसल्ट करना चाहती थी। जिमिन ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अब तेयांग के पास महंगी कार की रेंट पर लेने के लिए पैसा ही नहीं है? ये कहते हुए जिमिन खुद ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तेयांग ने हमेशा की तरह इस तानों को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी भी तेयांग के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को भी वजाहत देना जरूरी नहीं समझता है। मगर जेके वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। उसने जिमिन से बहुत ही नॉर्मल अंदाज में पूछा, जिमिन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शुगा को घर से बाहर निकाला था। जेके के इस सवाल के साथ जिमिन की हंसी बंद हो गई और उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। जेके ने डायरेक्टली जिमिन को दुखती नामों को पकड़ लिया था और इतना ही नहीं, जिमिन को उस दिन का नज़ारा एक बार फिर से याद दिला दिया था। मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और जिमिन ने जेके से कहा, तुम स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाली डील के वजह से हवा में इतना ऊंची उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि दादाजी ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है? जिमिन की कहीं ये बात सुनकर जेके दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो जेके ने ये डील जीतकर मिस्टर जियोन को खुश किया था और आज एकदम से उसे ये प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। तेयांग ने जब ये सुना तो उसे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। जेके के दादाजी को मनाने के लिए शुगा और जियोन काई किसी भी हद तक जा सकते हैं, तेयांग ने मन ही मन कहा। जेके के दिल में चल रही हलचल उसके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। बेवकूफ़, तुम कुछ ज़्यादा ही सपने देखती हो जेके, ग्रो अप नाउ, जिमिन ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है अभी, जेके ने इम्पल्सिव होते हुए कहा। वो तो मना ली गई है, कह रही थी कि अब उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। जेके के सवाल का ये जवाब जिमिन ने नहीं, शुगा ने दिया था। जेके ने पीछे मुड़ कर देखा तो शुगा बहुत ही आकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जाने से पहले दादाजी ने स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाली प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है। अब तुम्हें भी घर जाकर आराम करना चाहिए। ये सुनकर जेके गुस्सा हो गई। उसने शुगा से सवाल करते हुए कहा, दादाजी ने किस बुनियाद पर तुम्हें प्रोजेक्ट दे दिया? जेके के इस सवाल को सुनकर शुगा उसे चिढ़ाने के इरादा से हंसने लगे। किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल है। अगर तुम भूल गई हो तो मैंने तुम्हें याद दिला देता हूँ जेके। मैं शुगा जियोन खानदान का वारिस हूँ, एकलौता वारिस, और जाकर ये बिजनेस, ये खानदान, सब कुछ मेरे इशारे पर चलने वाला है। इसी ही बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट मुझे मिला है। क्या ये रीज़न सुनकर तुम सेटिस्फाइड हो? इस पॉइंट पर शुगा को अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था।
जेके इस सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो खामोश होकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगी। तेयांग खानदान को अच्छे से जानता था। शुगा बस कुछ मीठी बातों से मिस्टर जियोन की खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए तेयांग को कोई हैरानी नहीं हुई थी। कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, अपने अलावा उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। उन्हें लगता है कि मिस्टर जेहोब जैसे बिग शॉट लोगों के साथ सोने के बाद उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन किसी 5 स्टार होटल के बिस्तर में और असल दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। जिमिन ने बीच में ही मुंह मारते हुए जेके पर इनडायरेक्टली नोज कस लिया। जैसे ही शुगा ने ये बात सुनी, वो टेढ़ी स्माइल के साथ मुस्कुराने लगी। अपने बातें पूरे करने की बाद जिमिन को एहसास हुआ कि तेयांग अभी भी वही खड़ा था और उसके शैतानी दिमाग में एक नई साजिश तैयार हो गई। उसने सोचा कि अब जब जेके का ये निकम्मा हस्बैंड भी यहाँ मौजूद था, तो क्या ना उसे भी इस सब में घसीट लिया जाए। इसलिए जिमिन ने तेयांग की तरफ देखकर उससे पूछा, तेयांग, क्या तुम नहीं जानते कल तुम्हारी खूबसूरत हस्बैंड ने मिस्टर जेहोब के साथ स्प्रिंग कॉरपोरेशन में किस तरह डील फाइनल की है? ये सुनने के बाद क्या होगा तेयांग का रिएक्शन? क्या तेयांग और जेके में गलत फैमिलियाँ पैदा होने वाली है? जेके कैसे तेयांग को अपने मासूमियत की सबूत देगी? जानने के लिए बनी रहे इस कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।